नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 पेपर फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अर्थात केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध की चर्चा करूंगा। यह टॉपिक यूजी सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि पेपर डीएससी 3 में सेंटर स्टेट रिलेशन के अंतर्गत यह टॉपिक शामिल है। इसके साथ ही यह टॉपिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ मैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा के पूर्व स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों का निर्धारण कर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 में विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन अनुच्छेद 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अनुच्छेद 256 से 263 तक में निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार संविधान के भाग 12 के अंतर्गत वित्तीय संबंध फिनेंशियल रिलेशन अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक में मुख्य रूप से निर्धारित की गई है। हम जानते हैं कि भारत के संविधान का शरीर संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। संघात्मक शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विभाजन हो और उनमें भी सामंजस्य हो। संघीय शासन की सफलता केंद्र तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सहयोग एवं सामंजस्य पर ही निर्भर करती है। संघात्मक शासन में केंद्र तथा राज्य स्तर पर दो सरकारें होती हैं। इन दोनों सरकारों की शक्तियां निश्चित होती है, इसलिए इनके पारस्परिक संबंध भी निश्चित होते हैं। यहाँ केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत मुख्य रूप से संघ एवं राज्यों की संचित निधि, आकस्मिक निधि, संघ एवं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कर राजस्व का बंटवारा, संघ एवं राज्यों को कर से भिन्न राजस्व प्राप्ति के स्रोतों तथा संघ द्वारा राज्यों को दी जाने वाले अनुदान के विषय में मुख्य रूप से चर्चा होगी। तो विषय की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं। फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंध। प्रायः संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में संघ तथा राज्यों की आय के साधनों का विभाजन कर दिया जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संघ तथा राज्य आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर रहे, परंतु ऐसा होना अत्यंत कठिन होता है। हम पाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संघ राज्यों में आदर्श माना जाता है, के इकाई राज्य भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं रहते। उन्हें भी संघ से अनुदानों के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहती है। भारत में भी संघ इकाई राज्यों को सहायता अनुदान प्राप्त होता है। यद्यपि भारत के संविधान ने संघ और राज्य सरकारों में आय के साधनों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया है, परंतु वह पूर्ण नहीं है। इसके द्वारा राज्यों को बहुत कम धन प्राप्त हो पाता है। इसलिए संविधान द्वारा संघ की आय का कुछ भाग अनुदानों के रूप में राज्यों को प्रदान किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विभाजन 1935 अधिनियम पर आधारित है, जो 3 सूचियों में विभाजित है। वर्तमान विभाजन के अनुसार संघ सरकार को संघ सूची में अंकित
समस्त विषयों पर कर लगाने का अधिकार है और इसी प्रकार राज्य सूची के समस्त विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय बहुत कम हैं जिससे आय प्राप्त होती है। इस क्रम में अब हम बात करेंगे संघ एवं राज्यों की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि के विषय में। संघ की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन। अनुच्छेद 266 के अनुसार संघ और राज्यों की संचित निधि की स्थापना की गई है। इस संचित निधि में संघ सरकार की समस्त आय, सरकारी ऋणों से प्राप्त किया हुआ समस्त धन आदि जमा किए जाते हैं। इस आय के अतिरिक्त जो अन्य आय विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त होती है वह संघ सरकार के सार्वजनिक खातों में जमा कर दी जाती है। इसी प्रकार राज्यों में भी संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य की समस्त आय, ऋणों से प्राप्त धन आदि जमा किए जाते हैं तथा इस आय के अतिरिक्त जो अन्य आय विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त होती है वह राज्यों के सार्वजनिक खातों में जमा कर दी जाती है। संचित निधि का धन संविधान द्वारा उसके अधीन बनाए गए अधिनियमों के अनुसार व्यय किया जाता है। संविधान में कुछ सरकारी व्ययों को संचित निधि से पर्दे बताया गया है। इस विषय में संसद को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और अन्य सरकारी व्ययों के लिए भारतीय संसद की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। आकस्मिक निधि, संघ एवं राज्यों की आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड। अनुच्छेद 267 के अनुसार संघ एवं राज्यों की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। आकस्मिक निधि की व्यवस्था इसलिए की गई है कि कभी कभी कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनका विवरण बजट में नहीं दिया जाता है और न संसद व व्यवस्थापिका को उन पर विचार करने का समय ही होता है। इस निधि का धन राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति से व्यय किया जा सकता है। यानी कि जो केंद्र के आकस्मिक निधि होते हैं उससे व्यय करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा राज्यों के आकस्मिक निधि से व्यय करने के लिए संबंधित राज्य की राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब हम बात करेंगे संघ तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों के कुछ मुख्य बिंदुओं का, जिसमें पहला है लेवी टैक्सेस बाय यूनियन, अर्थात संघ के अधिकार में कर राजस्व। संसद को संघीय सूची के दायरे में आने वाले मदों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, जिनमें प्रमुख रूप से सीमा शुल्क कर, निगम कर, व्यक्तियों तथा कर्मचारियों की संपत्तियों के पूंजी मूल्य पर कर, आयकर आदि शामिल होता है। दूसरा बिंदु है राज्यों के अधिकार में कर राजस्व, लेवी टैक्सेस बाय स्टेट्स। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के दायरे में आने वाले मदों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। इसके अंतर्गत संघ सूची में सम्मिलित दस्तावेजों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क, भू राजस्व, उत्तराधिकार शुल्क, संविदा शुल्क, वाहन कर, विज्ञापनों पर कर आदि आता है। तीसरा मुख्य बिंदु है लेवी टैक्सेस बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, संघ तथा राज्यों दोनों के द्वारा कर लगाया जाना। समवर्ती सूची से संबंधित मदों पर संघ तथा राज्यों दोनों के द्वारा कर लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था ठीक उसी प्रकार है जैसे केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंधों के अंतर्गत समवर्ती सूची वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र एवं राज्य दोनों को प्राप्त होती है। इस क्रम में अब अगला जो मुख्य बिंदु है वह है केंद्र एवं राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू
between center and states। यह काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी चर्चा के अंतर्गत इसके लिए हम इसे कुछ सब पॉइंट्स में बांट दिए हैं, जिसके अंतर्गत सब पॉइंट नंबर ए में संघ द्वारा अधिरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, जिसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 268 में किया गया है। यानी कि कुछ कर ऐसे हैं जो लगाया तो जाता है संघ के द्वारा, परंतु वसूली राज्यों के द्वारा किया जाता है, जैसे विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क, औषधीय एवं प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क आदि। Some taxes are levied by the union but collected and appropriated by the states. Example, stamp duties on the bills of exchange etc. by the Article 268। इसी प्रकार कर राजस्व का बंटवारा का अगला सब पॉइंट बी संघ द्वारा अधिरोपित परंतु संघ एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित। इसका प्रावधान अनुच्छेद 268 क में किया गया है। इसमें जैसे सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है, परंतु वसूली संघ एवं राज्यों दोनों द्वारा किया जाता है। सर्विस टैक्स आर लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स बाय द आर्टिकल 268A। अगला सब पॉइंट सी संघ द्वारा अधिरोपित एवं संग्रहित परंतु राज्यों के बीच वितरित। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 269 में प्रावधान किया गया है। कुछ कर ऐसे हैं जिसे लगाया और वसूला जाता है संघ के द्वारा, परंतु इसका बंटवारा राज्यों को कर दिया जाता है, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार के द्वारा खरीद बिक्री वाले सामानों पर लगने वाले कर आदि। Taxes levied as well as collected by the union but assigned to the state. These include taxes on the sale and purchase of goods in the course of interstate trade or commerce etc. by the Article 269। अगला सब पॉइंट डी संघ द्वारा अधिरोपित एवं संग्रहित परंतु संघ एवं राज्यों के बीच वितरित। इसमें इसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 270 में किया गया है। इसमें ऐसे कर शामिल हैं जिसे लगाया और वसूला जाता है संघ के द्वारा, परंतु इसका बंटवारा जो है संघ और राज्यों के बीच होता है। कुछ कर लगाया और वसूला जाता है संघ के द्वारा, परंतु उसका बंटवारा संघ एवं राज्यों के बीच निर्धारित अनुपात में किया जाता है। इस श्रेणी में संघ सूची के अधीन आने वाले सभी कर केवल अनुच्छेद 268, 268 क तथा 269 के अंतर्गत आने वाले करों को छोड़कर शामिल है, जिसकी चर्चा अभी सब पॉइंट ए, बी एवं सी के अंतर्गत किया गया। Certain taxes levied and collected by the union and distributed between union and states, but their proceeds shall be divided between the union and states in a certain proportion. This category includes all taxes referred in union list except the duties and taxes referred to in Article 268, 268A and 269 by the Article 270। इसी प्रकार केंद्र एवं राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा का अगला सब पॉइंट है संघीय सरकार को सरचार्ज लगाने का अधिकार, जिसके लिए अनुच्छेद 271 में प्रावधान किया गया है। सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय द आर्टिकल 271। संघीय सरकार को सरचार्ज लगाने का अधिकार है और इनसे प्राप्त राशि केवल संघीय सरकार के पास जाती है। तो ये तो हुए केंद्र एवं राज्यों द्वारा कर लगाया जाना, वसूला जाना और करों से प्राप्त आय का केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारा किए जाने संबंधी प्रावधान।
अब हम इस क्रम में बात करेंगे कि संघ एवं राज्यों को कर के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के अन्य मुख्य स्रोत। संघ को कर से भिन्न राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं: रेल, डाक और तार प्रसारण, अफीम, करेंसी और टकसाल। केंद्रीय सरकार के ऐसे औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम जो संघ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विषयों से संबंधित हैं। केंद्रीय विषयों से संबंधित औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों में से कुछ प्रमुख उपक्रम हैं: औद्योगिक वित्त निगम, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा वे उद्योग जिनमें भारत सरकार ने पूंजी लगाई है, से भारत सरकार को राजस्व के रूप में आय प्राप्त होता है। इसी प्रकार राज्यों को भी कर के अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के कुछ अन्य स्रोत होते हैं, जैसे वन, सिंचाई तथा वाणिज्य उपक्रमों द्वारा संघ द्वारा सहायता अनुदान और भारत सरकार से ऋण। यहाँ हम बात करेंगे कि संघ द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है वह कितने प्रकार के होते हैं। ग्रांट इन एड बाय यूनियन टू स्टेट्स। करों के बंटवारों के अतिरिक्त संविधान द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान संघीय स्रोतों से देने की व्यवस्था की गई है। Besides sharing of taxes between the center and state, the Constitution provides for grants in aid to the state from the central resources. इसके अंतर्गत दो प्रकार के अनुदान शामिल हैं, यानी कि राज्यों को प्रमुख रूप से दो प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, जिनमें पहला है विधिक अनुदान यानी स्टेटरी ग्रांट्स और दूसरा है विवेकाधीन अनुदान डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। विधिक अनुदान, यह अनुदान किसी राज्य को आवश्यकता पड़ने पर भारत की संचित निधि से संसद द्वारा दिया जाता है। प्रायः यह वित्त आयोग की अनुमति से प्राप्त किया जाता है और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में प्रावधान किया गया है। विभिन्न राज्यों को दिया जाने वाला विधिक अनुदान की राशि अलग अलग हो सकता है। These grants are given by the Parliament out of the Consolidated Fund of India to such states which are in need of assistance by the recommendation of Finance Commission. दूसरा अनुदान है विवेकाधीन अनुदान डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया, की सिफारिश पर राज्यों को केंद्र के द्वारा कुछ अनुदान दी जाती है जो कि केंद्र सरकार के विवेक के अनुरूप होता है। यह अनुदान राज्यों को वित्तीय रूप में योजनाओं को पूरा करने में मदद करता है और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। सेंटर प्रोवाइड्स सर्टेन ग्रांट्स टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन which are at the discretion of the union government. These are given to help the state financially to fulfill planned target by the Article 282. अब हम बात करेंगे संघ एवं राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण। संघ सरकार को देश के अंदर या बाहर से उधार लेने की असीमित शक्ति प्राप्त है, परंतु संविधान के भाग 12 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 293 के अनुसार संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसके साथ ही अनुच्छेद 293 के अंतर्गत संविधान ने उधार लेने के संबंध में राज्यों के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की है, जो इस प्रकार हैं। पहला, राज्यों द्वारा भारत के बाहर ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि राज्य जो भारत के संघीय राज्य हैं वह विदेशों से सीधे तौर पर ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है, राज्य कार्यपालिका भारत के अंदर से ऋण प्राप्त कर सकती है, परंतु उसे इसके लिए कुछ सिक्योरिटी पेपर जमा करने पड़ते हैं। किसी राज्य पर केंद्र का पुराना ऋण बाकी रहने की दशा में राज्य सरकार ऋण के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना आवेदन नहीं कर सकती है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले पार्ट में मैं आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पर इसके प्रभाव, केंद्र राज्य के मध्य स्थापित आर्थिक व्यवस्था के दोष और निष्कर्ष पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।